मैडम इट्स ओके, इट्स ओके मैडम, चल रहे। अब कहाँ जाते हैं। Okay, welcome back. We're discussing about adaptation. अब हम डिस्कस करते हैं कि सेल इंजरी के बारे में। अडाप्टेशन में कोई क्वेश्चन हो, किसी चीज़ की समझ में आई हो? कल भी हमारी क्लास है 11 से लेकर 1 बजे तक। आप लोगों ने आज जो पढ़ रहे हैं इसको रिवाइज करना है, कल आप लोगों से पूछा भी जाएगा। And this slide is very very important. Okay, well, causes of या एग्जांपल्स ऑफ एट्रोफी, यूएचएस का क्वेश्चन है बेटा। बेटा स्लाइड्स आपको आज ही मिल जाएंगी। मैं आज अभी ही व्हाट्सएप कर देता हूँ, डोंट वरी। ओके, तो सेल इंजरी के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था कि सेल इंजरी क्या होती है। ओके, वालेकुम अस्सलाम बेटा, ऑल्सो यू विल बी फाइन। सेल इंजरी में हमने ये कहा था when the limits of adaptive capacity exceeds or when no adaptive response is possible, the consequences of events followed termed as cell injury। ठीक है, कि जब अडाप्टेटिव कैपेसिटी सेल लॉस कर बैठता है तो उस टाइम सेल इंजरी की तरफ मूव करता है, सेल इंजर्ड हो जाता है। अब ये जो इंजरी है दो तरह से होती है, एक रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है एंड सेकेंड वन इज इरिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल में ये होता है कि नेम इंडिकेट कि अगर हम स्ट्रेसर्स को रिमूव कर लेंगे तो जो सेल है वो
होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के काबिल हो जाएगा। कैन आल्सो से कि सेल अपनी नॉर्मल हालत में नॉर्मल सेल हो सकता है। और इरिवर्सिबल के अंदर अडाप्टेटिव चेंज इस तरह की आती हैं कि सेल डेथ हो चुकी होती है, इधर इन द फॉर्म ऑफ अपोप्टोसिस, इधर इन द फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस। उन कंडीशन को हम कहते हैं कि ये परमानेंट सेल डेथ हो गई है। ओके, सेल इंजरी एंड सेल डेथ। हमने उस दिन भी सेल इंजरी के बारे में एक डिस्कशन की थी। इसमें हमने ये कहा था कि जो सेल है, सेल के बाद सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ये सेल की नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं। और जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के साथ ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये ब्लड सेल्स क्या कहलाते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी के साथ, एक तो सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी मेंटेन हो रही होती है, सेकेंड वन जो ब्लड सेल्स होते हैं ये रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक मेटाबॉलिज्म करवा रहे होते हैं। अब ये बोर्ड पे समझाना बड़ा इजी था आप लोगों के लिए, लेकिन वो आप सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगी। जो सेल मेम्ब्रेन के साथ ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। अब ये सेल क्या करती हैं कि एरोबिक मेटाबॉलिज्म और एरोबिक रेस्पिरेशन करवा रही होती हैं। सेल मेम्ब्रेन इंटेक्ट रहेगी, अल्टीमेटली सेल के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचते रहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता रहेगा, राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस करते रहेंगे, लाइसोसोम्स कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा उसको किल करते रहेंगे, और एट द एंड न्यूक्लियस दैट कंटेन्स डीएनए, तो वो जेनेटिक मेकअप को मेंटेन करता रहेगा। ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं सेल इंजरी के अंदर। कि सेल इंजरी होती कैसे है। पहली कंडीशन मैंने ये बताई है कि सेल मेम्ब्रेन की नॉर्मल इंटीग्रिटी मेंटेन होना इम्पॉर्टेंट है। सेल मेम्ब्रेन की इनसाइड पे ब्लड सेल्स का मेंटेन होना इम्पॉर्टेंट है, ताकि एरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक मेटाबॉलिज्म को मेंटेन किया जा सके। थर्ड वन इज ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचते रहेंगे, एटीपी की जनरेशन होती रहेगी। वालेकुम अस्सलाम। अपन जी क्या चीज़ें बताइए। सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी मेंटेन होती रहेगी, ब्लड सेल्स अपना नॉर्मल फंक्शन करते रहेंगे, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचते रहेंगे, एटीपी की जनरेशन होती रहेगी। एटीपी की जनरेशन होती रहेगी तो अल्टीमेटली जो जेनेटिक मेकअप है वो मेंटेन रहेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहेगी, और कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा तो उसकी किलिंग होती रहेगी। ये नॉर्मली 4 से 5 मैकेनिज्म एक नॉर्मल सेल के अंदर, जिसके अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन हो रही होती है, हो रही होती हैं। ओके, अगर किसी वजह से इंटीग्रिटी सेल मेम्ब्रेन की लॉस हो गई है, विल बैक इन 1 to 2 minutes।
पहली चीज ये थी कि सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी मेंटेन होती रहेगी, तो अल्टीमेटली सारे प्रोसेस होते रहेंगे। दूसरी कंडीशन, ब्लड सेल्स अपना नॉर्मल फंक्शन मेंटेन करते रहेंगे, तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म और एरोबिक रेस्पिरेशन होती रहेगी। राइबोसोम्स अपना नॉर्मल फंक्शन मेंटेन करते रहेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस होती रहेगी। लाइसोसोम्स अपना नॉर्मल फंक्शन करते रहेंगे, कोई भी फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर आएगा तो उसकी इंगल्फिंग होती रहेगी। चौथा पांचवा काम, डीएनए जेनेटिक मेकअप इंटैक्ट रहेगा अगर न्यूक्लियस इंटैक्ट है तो। अब पहली कंडीशन सेल इंजरी के अंदर ये है कि अगर हो सकता है किसी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रॉब्लम आ गया है, इधर सेलुलर स्वेलिंग हो गई है, ये सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हो रही। जब सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं होगी या नॉर्मल जो उसकी स्ट्रक्चर्स है वो मेंटेन नहीं होगी, या जो आयनिक कंसंट्रेशन है वो मेंटेन नहीं होगी, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि नीचे जो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड ब्लड सेल्स पड़े हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन होगी तो जो एरोबिक मेटाबॉलिज्म और एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही थी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, तो जो नॉर्मली एटीपी जनरेशन का पाथवे था वो मेंटेन नहीं रहेगा, तो एटीपी की प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। जब एटीपी की प्रोडक्शन रिड्यूस होएगी तो उसके रिजल्ट में सेल को जो रिक्वायर्ड अमाउंट में एटीपी चाहिए होती है वो मेंटेन नहीं होगी। उसके साथ डीएनए या आप अगर न्यूक्लियस की रीअरेंजमेंट होना शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, इधर इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोसिस, इन द फॉर्म ऑफ कैरियोएक्सिस, इन द फॉर्म ऑफ कैरियोलाइसिस। तो जो जेनेटिक मेकअप है वो मेंटेन नहीं होगा, उस टाइम सेल्स इन स्टेजेस के अंदर गुजर चुका होता है। अब जो रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है उसके अंदर इधर सेलुलर स्वेलिंग हो रही होती है या सिर्फ एटीपी रिड्यूस हो रही होती है, दो कंडीशन होती है। लेकिन जो इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल के अंदर इवन के न्यूक्लियस तक चेंजेस आ चुकी होती हैं, कैरियोएक्सिस हो सकती है, कैरियोलाइसिस हो सकती है, पिक्नोसिस हो सकती है, लेकिन मेनली दो वजह हो सकती हैं। वन इज नेक्रोसिस जो कि हमेशा हमेशा पैथोलॉजिकल होती है, कोई प्रॉब्लम की वजह से होती है, कोई डिजीज पैटर्न की वजह से हो रही होती है। और दूसरी होती है अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस मे बी फिजियोलॉजिकल और मे बी पैथोलॉजिकल, दोनों कंडीशन में हो सकती है, लेकिन जो नेक्रोसिस होती है दैट इज ऑलवेज ऑलवेज पैथोलॉजिकल। और जो इरिवर्सिबल इंजरी है उसके अंदर मेनली वही दो प्रोसेस रहे होती हैं, वन इज नेक्रोसिस, अदर वन इज अपोप्टोसिस। लेकिन जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है उसके अंदर बेसिकली एटीपी की रिडक्शन होती है। जब एटीपी की रिडक्शन होती है या सेलुलर स्वेलिंग होती है, आप स्ट्रेसर रिमूव करेंगे, एटीपी प्रोडक्शन नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी, सेल अगेन होम्योस्टेसिस मेंटेन कर देगा। लेकिन अगर इरिवर्सिबल सेल इंजरी की हम बात करें तो वहाँ पे अगर एक दफ़ा नेक्रोसिस हो गई है सेल रीजनरेट नहीं कर पाएंगे, वो परमानेंट सेल डेथ हो जाएगी। अब अपोप्टोसिस है, इधर फिजियोलॉजिकल हो रही है या पैथोलॉजिकल हो रही है, सर्टेन कंडीशन में फिजियोलॉजिकल माइट भी अपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ होती है, ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन इसको मेंटेन करवा रही होती है। माइट भी देयर इज ए प्रॉब्लम इन द ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन या एंटी ऑन्कोजीन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ गया है तो अपोप्टोसिस मेंटेन नहीं होती। या इसके अलावा जो माइटोटिक जब डिवीजन हो रही होती है तो माइटोटिक डिवीजन के अंदर प्रॉब्लम आ गया है तो वो माइटोटिक डिवीजन ज़्यादा होना शुरू हो गई है, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम आ गया है तो भी अगेन इरिवर्सिबल इंजरी को लीड कर रहा होता है। तो ये दो कंडीशंस आपने याद रखनी है सेल इंजरी के अंदर, वन इज रिवर्सिबल एंड अदर वन इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल के अंदर आपने दो चीज़ें याद रखनी है, और नहीं शुक्रिया, दो चीज़ें याद रखनी है, वन इज नेक्रोसिस अदर वन इज अपोप्टोसिस। और एमसीक्यू में ये याद रखिएगा कि जो नेक्रोसिस होती है ऑलवेज ऑलवेज पैथोलॉजिकल एंड अपोप्टोसिस माइट बी फिजियोलॉजिकल और माइट बी पैथोलॉजिकल। ओके,
तो ये रिवर्सिबल सेल इंजरी, जिसमें हमने पहले भी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का नॉर्मल होना ज़रूरी होता है। आप इसको ज़रा जूम करके देखिएगा, आप लोगों को माइट भी समझ आ जाए। यहाँ पे बड़ा शॉर्ट सा दिखाई दे रहा होगा आपको। पहली कंडीशन ये थी, जैसे फैटी लीवर एग्जाम्पल ली है, उसके लिए अब नॉर्मल अगर मेटाबॉलिज्म होना शुरू हो गया। अब पहली जो स्टेज है, पहला जो सेल है ये एक नॉर्मल सेल दिखाया गया है। अब दूसरे सेल के अंदर देखिएगा कि अब नॉर्मलिटी आना शुरू हो जाएगी, लाइक फैटी लीवर है। अब इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मली प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो नहीं हो रही होती, प्रोटीन्स के अंदर कोई म्यूटेशन आना शुरू हो जाती है। हम ये कह देते हैं कि मोस्टली हेपेटाइटिस हो गया है। हेपेटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर सेल्स हो गई है। जब इन्फ्लेमेशन होएगी तो उसमें मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि जो प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन है वो नॉर्मली नहीं हो रही होती, प्रोटीन की जीन की म्यूटेशन होना शुरू हो जाती है। प्रोटीन की जीन की म्यूटेशन होना शुरू हो जाती है। ये जब मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि लीवर फेलियर हो गया है, लीवर बेटा अपोप्टोसिस नेक्रोसिस में आपको बता दूंगा एट द एंड। पहले ये चीज़ें उस टाइम ना आपको डिफ्रेंशिएट करना इजी हो जाएगा। अभी अगर आपको बताऊंगा ना अपोप्टोसिस ये है, नेक्रोसिस क्या है, तो आप ये समझेंगे कि दोनों सेम चीज़ का नाम है। ठीक है, सिंपल। आप नेक्रोसिस की अगर बात करती हैं ना, तो नेक्रोसिस मोस्टली इस्कीमिया इंड्यूस्ड होती है। नेक्रोसिस हमेशा जो होती है ये इस्कीमिया मोस्टली इंड्यूस्ड होती है, और जो अपोप्टोसिस है ये इस्कीमिया इंड्यूस्ड नहीं होती। इसके अलावा नेक्रोसिस होती है, इन्फॉक्शन होता है। अब नेक्रोसिस और इन्फॉक्शन के दरमियान डिफरेंस है। अब जो नेक्रोसिस होती है इसमें परमानेंट सेल डेथ हो चुकी होती है, लेकिन जो इन्फॉक्शन होता है उसके अंदर भी डेथ होती है, लेकिन वो पार्शली डेथ होती है। पार्शली सम इन सर्टन कंडीशंस, इन्फॉक्शन के अंदर पार्शली जो सेल्स होते हैं वो नॉर्मल सेल के साथ मिलके हेल्प आउट कर रहे होते हैं, लेकिन जो नेक्रोसिस होती है उसके अंदर जो सेल है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं और साथ वाले सेल को हेल्प आउट नहीं कर रहे होते। एट द एंड आपको ये अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस की समझ आ जाएगी। ओके, हम बात कर रहे थे किसकी, कि आप लोगों ने सुना होगा कि हेपेटाइटिस हो गया है या लीवर फेलियर हो गया है या कोई भी लीवर डिजीज हो गई है, तो उसमें अडीमा होना शुरू हो जाता है। और अडीमा में आप लोग ये समझते हैं, अडीमा की काज उसमें ये होती है कि जो प्रोटीन लीवर सिंथेसिस कर रहा होता है, स्पेशली एल्ब्यूमिन, उसकी सिंथेसिस नहीं होती। एक एग्जांपल को ब्रॉड वे में लेते होते हैं, ब्रॉड टर्म में हम ये कहते हैं कि लीवर फेलियर हो गया है। लीवर फेलियर में जो पेशेंट है उसको अडीमा होता जा रहा है, और वो अडीमा किस वजह से हो रहा है? प्रोटीन इंड्यूस्ड है, अल्ब्यूमिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। अब अल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है ये सिंथेसाइज कौन कर रहा होता है? लीवर से सिंथेसाइज हो रही होती है। तो जब जब फैटी लीवर हो जाता है या लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो जो प्रोटीन की म्यूटेशंस है, प्रोटीन्स हैं, वो म्यूटेशन होना शुरू हो जाती है, प्रोटीन की म्यूटेशन होना शुरू हो जाती है। तो लीवर जो नॉर्मली जिसने प्रोटीन को सिंथेसिस करना होता है वो नहीं हो रही होती। इसलिए उन पेशेंट्स को, जो लीवर फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं, उनको सिंथेटिक प्रोटीन दी जा रही होती है, एल्ब्यूमिन दी जा रही होती है। गॉट इट? ओके। उसके बाद क्या होता है कि जब प्रोटीन्स म्यूटेशन हो जाती है, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती, तो जो इंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होती हैं। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि इंजाइम्स जो हैं ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो इंजाइम क्या करते हैं? इंजाइम कोई भी रिएक्शन होता है उसको स्पीड अप कर रहे होती हैं, या सबस्ट्रेट के साथ मिलकर कोई कॉम्प्लेक्स बना रहे होती हैं। अब इसके अंदर क्या होगा कि आप सेकंड थर्ड पे ये कह सकते हैं कि जो इंजाइम्स हैं उनकी डीनेचरेशन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली उनको प्रोटीन मिल नहीं रही होती, या प्रोटीन नहीं मिलती तो इंजाइम की डीनेचरेशन होना शुरू हो जाती है। और जो इंजाइम ने
एक सबस्ट्रेट के साथ कम्प्लेक्स बनाना होता है या कोई भी रिएक्शन को इनिशिएट करना होता है या कोई भी रिएक्शन को स्पीड अप करना होता है, वो नॉर्मल प्रोसेस ही नहीं होता। नॉर्मल जब प्रोसेस नहीं होएगा तो उसके रिजल्ट में सेल के अंदर जो नॉर्मली होम्योस्टेसिस मेंटेन होनी होती है वो नहीं होती। अब हमने पहले इंजरी से पहले पढ़ा था कि वहाँ पे लाइसोसोम्स होते हैं, एटीपी का नॉर्मल होना ज़रूरी होता है, जेनेटिक मेकअप का होना ज़रूरी होता है, नॉर्मल रिएक्शंस का होना ज़रूरी होता है। तो जब इंसान की डीनेचरेशन होना शुरू हो जाती है, इंसान डीनेचर होंगे, तो उसके रिजल्ट में कम्प्लेक्स नहीं बनेगा, सबस्ट्रेट के साथ नहीं जाके मिलेंगे, रिएक्शन इनिशिएट ही नहीं होंगे। जब रिएक्शन इनिशिएट नहीं होंगे तो वहाँ पे जो लाइसोसोम्स पड़े होते हैं, जिन्होंने कोई फॉरेन पार्टिकल को किल करना होता है, उनके अंदर किलिंग की एबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा उनके अंदर एंडोजीनियस सब्सटेंसेस अकमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जो नॉर्मली सेल के अंदर अकमुलेट नहीं होते, जिनको लाइसोसोम इनगल्फ करवा रहा होता है। प्रोटीन सिंथेसिस ऑलरेडी नहीं हो रही होती, इंसान डीनेचरेशन होना शुरू हो जाती है, सबस्ट्रेट नहीं बनता। इसके अलावा एंडोजीनियस सब्सटेंसेस अकमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। जब एंडोजीनियस सब्सटेंसेस अकमुलेट होना शुरू हो जाते हैं तो बेसिकली सेल को इंजर करना शुरू कर देते हैं। ओके वेल, तो अब इस चीज़ की समझ आ गई कि रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या है। जब आप लीवर को या सपोज हेपेटाइटिस हो गया है या फैटी लीवर हो गया है, उसके लिए सर्टेन मेडिकेशन लेना शुरू कर देते हैं, हेपेटाइटिस रिवर्स होना शुरू हो जाता है, तो अगेन जो सेल है वो अपनी नॉर्मल हालत में आना शुरू हो जाता है। तो पहले हमने 4 चीज़ें डिस्कस की थी। पहली कंडीशन ये थी कि सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी का मेंटेन होना ज़रूरी होता है, आयनिक कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। दूसरा हमने कहा था कि ब्लड सेल्स का मेंटेन होना ज़रूरी होता है। सेम कंडीशन में हेपेटाइटिस ले सकते हैं, फैटी लीवर ले सकती हैं, कोई और सर्टेन प्रॉब्लम ले सकती हैं जिसके अंदर जो इंजरी है दैट विल बी रिवर्स्ड। गॉट इट? इसमें कोई क्वेश्चन जिस चीज़ की समझ ना आई हो? एंडोजीनियस सब्सटेंसेस बेटा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना सेल के, उनको उन्होंने इलिमिनेट होना होता है। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसको इनगल्फ किया जा रहा होता है, लाइसोसोम उसको कर रहे होते हैं। और राइबोसोम्स क्या करते हैं, जैसे डीएनए से मैसेज आता है तो न्यू प्रोटीन की सिंथेसिस करना शुरू कर देते हैं। अब सपोज उन एरिया के अंदर डीएन प्रोटीन ऑलरेडी डीनेचर हो चुकी है, प्रोटीन की म्यूटेशन हो चुकी है। ओके, वेरी वेरी गुड। प्रोटीन की जब डीनेचरेशन होना शुरू हो जाती है तो इंजाइम्स नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते। अब इंजाइम्स क्या करते हैं, बेसिकली इंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होती हैं। जब प्रोटीन की डीनेचरेशन होगी तो अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ेगा इंजाइम्स के ऊपर। इंजाइम्स कोई काम ही नहीं करवाते, इधर वो प्रोटीन सिंथेसिस होनी हो, इधर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना हो, इधर कोई रिएक्शन इनिशिएट करना हो, इधर जो एंडोजीनियस बेस प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको इलिमिनेट करवाना हो, तो इलिमिनेट ही करेंगे, वो सेल के अंदर अकमुलेट होकर जाएंगे। जब अकमुलेट होंगे तो सेल इंजरी की तरफ लीड करेगा। और जब ये स्ट्रेसेस या हेपेटाइटिस के लिए सर्टेन मेडिकेशंस देंगे तो हेपेटाइटिस रिवर्स होएगा, अल्टीमेटली जो सेल्स है वो अपना नॉर्मल फंक्शन की तरफ चला जाता है। गॉट इट? लेकिन ये एक डायग्राम थी, होप सो इससे आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसमें कोई क्वेश्चन बेटा? रिवर्सिबल सेल इंजरी, नेक्स्ट हम इसको और डिटेल के साथ करेंगे, व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाऊंगा कि सेल इंजरी होती कैसी है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कमिंग सेशन, कमिंग थर्सडे आई थिंक। गॉट इट? ओके, सेल इंजरी होती कैसे है? चलिए एटलीस्ट आपको यहाँ तक हाउ टू नो तो हो जाएगा ना। रिवर्सिबल सेल इंजरी, पहली चीज सेलुलर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ब्लबिंग होना शुरू हो जाती है। ब्लब बेसिकली सेल्स होती हैं जो कि
सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड पे पड़े होते हैं और ये इनकी प्रोजेक्शन माइक्रोविलाई की तरह होती है। करवा क्या रहे होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करवा रहे होते हैं। जब सेलुलर स्वेलिंग होएगी, अल्टीमेटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बल्जिंग होना शुरू हो जाएगी, ब्लंटिंग होना शुरू हो जाएगी। जो माइक्रोविलाई साथ अटैच पड़े होते हैं या ब्लड सेल्स पड़े होते हैं, उनकी डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगी। वो एनारोबिक एरोबिक मेटाबॉलिज्म और एरोबिक रेस्पिरेशन को मेंटेन नहीं कर सकेंगे। तीसरी दूसरी चीज माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इसने फॉस्फोलिपिड रिच मार्फस डेंसिटीज को मेंटेन करना होता है। और जब माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग होएगी तो उसके रिजल्ट में राइबोसोम्स की डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगी, डिसएग्रीगेशन होना शुरू हो जाएगी और प्रोटीन की जो सिंथेसिस हो रही होती है वो नहीं होगी। और जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियर क्रोमेंटन है, मटेरियल है, वो पीएच रिड्यूस होने की वजह से क्लम्पिंग होना शुरू हो जाएगी। बेटा ब्लेबिंग का मतलब है कि ब्लेब सेल्स होती हैं जिनकी डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाती है। ब्लेब सेल्स, यहाँ पे ब्लेब सेल्स है बेसिकली। ब्लेबिंग लिखने तो भी ठीक है, ब्लेब सेल्स कर लें तो भी ठीक है। ओके, रिवर्सिबल इंजरी के अंदर सेलुलर स्वेलिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्लेबिंग, माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग और क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेंटन ड्यू टू रिडक्शन इन पीएच। ये बेटा व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं आप लोगों को इजीली समझा सकूंगा। इसके लिए बैठना हूँ, ये डिग्रेडेशन कैसे होती है, प्रोटीन सिंथेसिस फेलियर कैसे होता है, ये हम अगेन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सिर्फ हाउ टू नो आप लोगों की फिलहाल काफ़ी है। अब आ जाए सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी जिसके अंदर सेल डेथ हो जाती है। ओके, पहले है नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस क्या है, सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट फॉलोज सेल डेथ इन द लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की वजह से सेल डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। अब ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं, इसके अंदर या तो ऑटोलाइसिस हो रही होती है या हेटेरोलाइसिस हो रही होती है। अब ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं इनमें एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ सेल्स होती है शाम। अब एंजाइमेटिक डाइजेशन जिसके अंदर ऑटोलाइसिस एंड सेकंड वन इज हेटेरोलाइसिस हो रही होती है। ऑटोलाइसिस, hydrolytic enzymes are derived from the dead cell themselves. डेड सेल के वहाँ से हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स ड्राइव होती हैं और उसकी ब्रेकडाउन खुद ब खुद करना शुरू कर देते हैं। और हाइड्रोलिसिस में ये होता है कि कोई इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन्वेड करते हैं, इन्वेड करने के रिजल्ट में हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं
और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करते हैं कि प्रोटीन की डीनेचरेशन करते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिग्रेडेशन करना शुरू कर देते हैं या डिसरप्शन करना शुरू कर देते हैं। अब ये दो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के अंदर वन इज एंजाइमेटिक डाइजेशन, दो तरह से होती है, एक ऑटोलाइसिस होती है और दूसरी हाइड्रोलाइसिस होती है। ऑटोलाइसिस के डेड सेल्स से ही हाइड्रोलिटिक एंजाइम ड्राइव होते हैं और वो उसकी ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। और हाइड्रोलाइसिस में ये होता है कि कोई इन्फ्लेमेटरी सेल जब इन्वेड करती हैं तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की एक्टिवेशन करते हैं और हाइड्रोलिटिक एंजाइम डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन काज कर रहे होते हैं। दूसरा डिसरप्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। अगर हम एक नेक्रोटिक सेल की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को देखें या अपीयरेंस को देखें तो उसके अंदर ये चेंजेस आती हैं, लाइक साइटोप्लाज्मिक चेंजेस जिसमें यूसिनोफिलिया। अगर कलर देखें तो दैट विल बी पिंक इन कलर, क्योंकि जो ईओसिनोफिल्स होते हैं ये डीनेचर्ड प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं लाइजोसोमल एंजाइम होने की वजह से। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब ईओसिनोफिल्स होते हैं उनको डाई के साथ अगर अटैच करवाते हैं तो वो पिंक इन कलर देते हैं रोशन विल्सन में। दूसरा बेजोफिलिया होता है, डिक्रीज बेजोफिलिया। अब देखिएगा इल्यूसिनोफिल इंक्रीज हो चुके हैं, बेजोफिल डिक्रीज हो चुके हैं और कलर उनका ब्लू होता है, मेनली इंपोर्टेड बाय द आरएनए। थर्ड वन इज ग्लासी हीमोजीनियस साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर क्या होता है कि ग्लाइकोजन लॉस होती है। मैसिव कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है और जैसे ही कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो गया दैट एक्ट एज ए पॉइजन। और इसके अलावा डैमेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे ही डैमेज होगी तो उसके रिजल्ट में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी का सीक्वेंस है, कैसे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हो रही होती है। सबसे ऊपर जो है नॉर्मल सेल है जिसके अंदर आपको न्यूक्लियस दिखाया गया है, लाइसोसोम दिखाए गए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया गया, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया है। अब लाइसोसोम्स क्या करते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा उसकी फेगोसाइटोसिस कर देंगे। न्यूक्लियस जेनेटिक मेकअप को मेंटेन कर रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, ये सारे सेल की होम्योस्टेसिस या नॉर्मल सेल को मेंटेन कर रहे होते हैं। इसके अंदर होता क्या है, ये देखिएगा एक साइड पे ब्लेब्स लिखे हुए हैं बेटा, ब्लेब्स सारा ये बेटा होते हैं ब्लेब सेल्स। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह की प्रोजेक्शन बना रहे होते हैं माइक्रोविलाई की फॉर्म में ना। अब ये ब्लेब सेल्स या ब्लेपिंग क्या करते हैं, सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है एरोबिक मेटाबॉलिज्म और एरोबिक रेस्पिरेशन, मीनिंग टू से ऑक्सीजन की मौजूदगी में मेटाबॉलिज्म और रेस्पिरेशन को मेंटेन करवा रहे होते हैं। जब ऑक्सीजन नहीं आएगी तो ये विल बी कन्वर्टेड इनटू एनारोबिक, या जब इनकी ब्लेबिंग या ब्लेब सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो अल्टीमेटली एरोबिक से एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की तरफ चले जाती हैं। अब अगर किसी वजह से सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसके अंदर
एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स होना शुरू हो जाएगी, या इंट्रा मेम्ब्रेनस पार्टिकल की एग्रीगेशन होना शुरू हो जाएगी, आके अटैच होना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे ही अटैच होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। जो राइबोसोम्स है जिन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी थी, उनकी डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस था, उसकी स्वेलिंग होना शुरू हो। और जो लाइसोसोम्स होते हैं जिन्होंने फॉरेन पार्टिकल की ब्रेक डाउन करनी होती है, उनके अंदर वो खुद ऑटोफेगोसिटी स्टार्ट कर देती हैं। ऑटोफेगोसिटी का मतलब है कि अपने आप को किल करना शुरू कर देती हैं। न्यूक्लियर मटेरियल की क्लम्पिंग होना शुरू हो जाती है और जनरलाइज्ड सेल स्वेल हो जाता है। ये था रिवर्सिबल सेल इंजरी, जिसके अंदर जब हम स्ट्रेसर को रिमूव कर देंगे तो अल्टीमेटली सेल मेम्ब्रेन की जो स्वेलिंग हुई थी वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जो राइबोसोम की डिस्पर्शन हुई थी वो नहीं होगी। राइबोसोम्स अपनी नॉर्मल हालत में आके प्रोटीन की सिंथेसिस करना शुरू कर देती हैं। माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग खत्म हो जाएगी, एटीपी जनरेशन होना शुरू हो जाती है। जो ऑटोफेगोसिटी स्टार्ट हुई थी लाइसोसोम्स की वो खत्म होना शुरू हो जाती है और फेगोसाइट्स लाइसोसोम्स जो फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे होते हैं उनकी इनगल्फिंग करना शुरू कर देती हैं। और एट द एंड जो नॉर्मल सेल्स था वो अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को मेंटेन कर लेता है। वेल, अब लास्ट वन जो डायग्राम है उसके अंदर क्या है कि इरिवर्सिबल चेंजेस आती हैं। इरिवर्सिबल का मतलब है कि उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। अब उन चेंजेस के अंदर ये सेट पे अगर देखेंगे तो आपको कैरियोहेक्सिस, पिक्नोसिस और कैरियोलाइसिस नजर आएगी। और ये न्यूक्लियस के 3 पैटर्न्स हैं जिनके अंदर ये न्यूक्लियस डिफरेंशिएट किया जा सकता है। न्यूक्लियस को कैरियोहेक्सिस की फॉर्म में, कैरियोलाइसिस की फॉर्म में और पिक्नोसिस की फॉर्म में। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जैसे लाइसोसोम्स की रैप्चर होंगे और उनके अंदर ऑटोफेगोसिटी स्टार्ट होएगी तो लाइसोसोम्स बाकी जो ऑर्गेनेली सस्पेंडेड पड़ी होती हैं उनको भी एंगल्फ करना शुरू कर देती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लाइसिस होना शुरू हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल लार्ज स्वेलिंग की फॉर्म में चला जाता है और एट द एंड इसके अंदर नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है। जैसे ही नेक्रोसिस होएगी तो सेल डेथ हो जाएगी। सेल डेथ होएगी तो उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। इस कंडीशन को हम ये कह देते हैं, यस एग्जैक्टली, लास्ट वाले में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है और एट द एंड नेक्रोसिस हो चुकी होती है, परमानेंट सेल डेथ हो चुकी होती है। दैट कैन नॉट बी रिवर्सिबल। इसमें जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो 3 पैटर्न्स के अंदर शो हो रहा होता है। और वो 3 पैटर्न, वन इज कैरियोलाइसिस, पिक्नोसिस और कैरियोहेक्सिस। ओके, कैरियोलाइसिस जिसमें जो न्यूक्लियस है बिकम्स पेल एंड इवेंचुअली डिसअपीयर्स होना शुरू हो जाएगा। पिक्नोसिस में न्यूक्लियस श्रिंक करता है, क्रोमेंटन मटेरियल कंडेंसेशन होना शुरू हो जाती है और एट द एंड बेजोफिलिप हो जाता है। और जो कैरियोहेक्सिस है उसमें न्यूक्लियस की फ्रेगमेंटेशन हो चुकी होती है, पीसेस में कन्वर्ट हो चुका होता है। And these nuclear patterns may occur together or separately and not necessarily in any particular order, regardless of the patterns observed, and the net result is that the nuclei is dead cells completely disappear after 1 to 2 days. इसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, जब नेक्रोसिस हो चुकी होती है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस के 3 पैटर्न्स हैं वो आपने डिफाइन करने होते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है
उसमें जो न्यूक्लियस के पैटर्न है वो 3 पैटर्न्स हैं। वन इज कैरियोलाइसिस, सेकंड वन इज कैरियोहेक्सिस, फोर्थ वन इज पिक्नोसिस। कैरियोलाइसिस पेल होना शुरू हो जाता है और इवेंचुअली डिसअपीयर हो जाता है। पिक्नोसिस में न्यूक्लियस श्रिंक होता है, क्रोमेटन कंडेंसेशन होती है, ये कंडेंस होना शुरू हो जाता है और डीपली बेसोफिलिक हो जाता है। और कैरियोलाइसिस में न्यूक्लियस अंडरगो फ्रेगमेंटेशन, पीसेस में कन्वर्ट हो चुका होता है। ये 3 चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। अब काजेज ऑफ सेल इंजरी क्या क्या हो सकती हैं? ये बहुत ज़्यादा काजेज हो सकती हैं, लाइक हेपोक्सी हो सकता है, इस्कीमिया हो सकता है, फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, कोई भी केमिकल एजेंट्स या ड्रग्स हो सकती हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, रेडिएशन एजेंट्स हो सकते हैं, जेनेटिक रीअरेंजमेंट हो सकती हैं, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो सकती हैं। ये सर्टेन काजेज ऑफ सेल इंजरी हो सकती हैं। इसके अलावा मल्टीपल और काजेज भी हो सकती हैं। बायोमेडिकल मैकेनिज्म्स ऑफ सेल इंजरी। पहला, एटीपी डिप्लीशन, सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इम्पेयर्ड हो जाना, जनरेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होना, कैल्शियम की होम्योस्टेसिस का लॉस हो जाना, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होना शुरू हो जाना और जेनेटिक अल्टरेशन होना। इनको हम डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कर लें। एटीपी डिप्लीशन कैसे होती है और इसकी काजेस क्या क्या हैं, परमेबिलिटी कैसे होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन कैसे होती है, साइटोसोलिक कैल्शियम इंक्रीज कैसे होती है। ओके, तो आज हम सिर्फ नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे विद काजेस ऑफ सेल इंजरी और बायोमेडिकल मैकेनिज्म्स, बायोकेमिकल बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स ऑफ सेल इंजरी से इंशाल्लाह। अब तक कोई क्वेश्चन किसी चीज़ की समझ में आई हो तो लेट मी नो, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जो भी स्लाइड्स हैं इसको एक दफ़ा रीड कर लें। किसी चीज़ की समझ नहीं आती मेरे से पूछें, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो बाकी स्लाइड्स मैंने शेयर कर दी हैं, एक दफ़ा इसको पढ़ लीजिएगा। इंशाल्लाह इजी हैं स्लाइड्स, आपको समझ आ जाएगी। बाकी हम इसको डिटेल में वाइट बोर्ड पे इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे।
ओके बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ें। कोई क्वेरी? ओके, अटेंडेंस आप लोगों की हो गई है, ये पहली क्लास में अटेंडेंस ले ली गई थी, बाकी आप लोग चिल करें। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास एज वेल।